नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपने बयानों से भाजपा के लिए लगातार असहज स्थिति पैदा करने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिल्ली में अपना ठिकाना बदलने जा रहे हैं। वो दक्षिणी दिल्ली में 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं। इसका किराया 55,000 रुपए प्रति महीना है। इतना किराया चुकाने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए वो सोसाइटी में ही एक कमरे के फ्लैट में शिफ्ट होंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के नाते उन्हें सरकारी खर्च पर दिल्ली में मकान मिलना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के कुछ पूर्व राज्यपालों को दिल्ली में सरकार की ओर से आवास मिला हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ईवीएम को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सामना में कहा गया है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन वाले मोदी साबुन की चर्चा दुनिया भर में चल रही है। उसे हवा दी है तो भाजपा के ही सांसद डी अरविंद ने। उन्होंने साहस के साथ निर्भयता से कहा है कि मतदाताओं, तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा, आएगा तो मोदी ही। इसका सीधा अर्थ यह है कि भाजपा ईवीएम घोटाला करके ही लोकसभा चुनाव जीतती है। ईवीएम हैक करके विजय हासिल करना, यही भाजपा का सूत्र होने की बात भाजपा के सांसद बोल रहे हैं। तो ऐसे में भारत का चुनाव आयोग इसके खिलाफ क्या कदम उठाने वाला है? सामना में कहा गया है कि दुनिया भर में अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, फ्रांस जैसे देशों ने वहां की चुनावी प्रक्रिया से ईवीएम को हटा दिया है। ईवीएम भरोसेमंद व समाधान कारक नहीं है, ये सिद्ध होने के बाद ही ये फैसला लिया गया। परंतु अविश्वसनीय ईवीएम का इस्तेमाल जनता का विश्वास खो चुकी मोदी सरकार ने जारी रखा है। सामना में कहा गया है कि अब भाजपा के अंडा भक्त हमेशा की तरह दावा करेंगे कि यदि ईवीएम का ही घोटाला होता तो अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भाजपा को हराकर वहां विरोधियों की सत्ता क्यों आई, वहां पर ईवीएम क्यों हैक नहीं किए गए? ये सीधा साधा सवाल ही घोटाला है। सामना में कहा कि मोदी शाह को राज्यों की सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ईवीएम का खेला करके दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हम जमा कर उस सत्ता के बल पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने दबाव में कदमों को नीचे रखना है। केंद्रीय जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग, न्यायतंत्र के जरिए राज्य में हंगामा मचाना, ये उनका सूत्र है। ईवीएम घोटाला सिर्फ लोकसभा जीतने के लिए ही एकमात्र सूत्र बनाया गया है और उसी के अनुरूप सब कुछ चल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शरद पवार को लेकर कहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दो नाव पर खड़े हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है। बता दें, शरद पवार के बयान के बाद एक बार फिर से संशय होने लगा था। एनसीपी में फूट डालकर टूट करने वाले अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पार्टी के नेता हैं और एनसीपी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। बिहार में जाति सर्वे पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोग अभी जातीय जनगणना करवाए हैं। इस जातीय जनगणना को दिल्ली में जो सरकार है वो नफरत की दृष्टि से देख रही है। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में जाकर विरोध कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि बिना जाति और बिना आर्थिक स्थिति को जाने हुए सिर्फ अंदाज के आधार पर क्या योजना बनवा रहे हैं? बजट का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, लगता है कि खैरात दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। लालू प्रसाद यादव ने ये बातें पटना में मनोज मित्ता की किताब कास्ट प्राइड के विमोचन के दौरान कही। बता दें, बिहार में जातीय सर्वे पर एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, जाति सर्वे पूरा कर लिया गया है, अभी हम आर्थिक सर्वे भी करा रहे हैं, इसके बाद सर्वे के नतीजे जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां जिले के खुब्बापुर गांव के एक निजी स्कूल की टीचर ने कक्षा के बच्चों से एक मुस्लिम बच्चों को थप्पड़ मारने को कहा। हालांकि अब इस घटना के बाद एक और नया वीडियो आया है। इस वीडियो में जिस बच्चे ने स्कूल टीचर के कहने पर अपने दोस्त को पीटा था, किसान नेताओं ने उनके घर जाकर दोनों को गले मिलवाया और भाईचारे की अपील की। वीडियो में 2 बच्चे आपस में गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महिला टीचर अपने बचाव में मीडिया के सामने आई है। उन्होंने अपना नाम तृप्ता त्यागी बताया है। एक वायरल वीडियो में छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहती देखी टीचर तृप्ता त्यागी ने शनिवार को अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और कहा, ये एक मामूली मुद्दा है। बहरहाल इस घटना से देश में बड़े पैमाने पर हंगामा मच गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तृप्ता त्यागी ने इस बात से इनकार किया कि उनकी कार्रवाई सांप्रदायिक प्रकृति की थी। तृप्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ छात्रों से उस छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा क्योंकि लड़का अपना होमवर्क नहीं कर रहा था।
उन्होंने कहा, बच्चे के माता पिता पर उसके साथ सख्ती बरतने का दबाव था। मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैंने कुछ छात्रों से उसे थप्पड़ मारने को कहा ताकि वो अपना होमवर्क करना शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में एक मुस्लिम छात्र को महिला टीचर के द्वारा पिटवाए जाने के मामले में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बच्चे के पिता इरशाद अहमद ने कहा था कि उन्होंने समझौता कर लिया है और वो कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। बता दें, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव के निजी स्कूल का एक वीडियो शुक्रवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर के कहने पर बच्चे बारी बारी से एक मुसलमान बच्चे की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में तृप्ता त्यागी कहती दिख रही हैं, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं इनके वहां चले जाओ। वीडियो में जब एक बच्चा थप्पड़ मारने के बाद बैठ जाता है तो टीचर उसे कहती हैं, क्या तुम मार रहे हो, जोर से मारो ना, चलो और किसका नंबर है। ये वीडियो शुक्रवार से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे बताया गया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिक्षक के अपराध का संज्ञान लिया है, लेकिन रुकिए, उनका दावा है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 505 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों धाराएं गैर संज्ञेय हैं, यानी पुलिस के पास कोई कार्रवाई करने या आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। ये शरारत का एक सिंपल सेक्शन है। क्या एक शिक्षक द्वारा छात्रों को साथी मुस्लिम बच्चे पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करना महज एक शरारत है? आप इस मुद्दे को क्यों दबा रहे हैं और शिक्षक की रक्षा क्यों कर रहे हैं? साकेत गोखले ने कहा, क्या शिक्षक का भाजपा से संबंध है या क्या आपको भाजपा सरकार ने आराम से रहने का आदेश दिया है? मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मासूम मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों के द्वारा टीचर द्वारा पिटवाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है, ये भाजपा का फैलाया हुआ केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने कहा कि यह गलत धारणा है कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सच्चाई क्या है सोनिया गांधी जानती हैं। मैं इस मामले की और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि ये 100 गुना ज्यादा अच्छा पद है और अगर आज मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी के एक संबोधन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव को लेकर नारे भी लगवाए। इफ्को की ओर से आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में उन्होंने लोगों से कहा कि 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं या नहीं। गृह मंत्री बोले कि किसानों ने कहा है कि राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि घर में कोई भी डायरी हो मगर उसका रंग लाल मत रखना, गहलोत भी नाराज हो जाएंगे। लाल डायरी के बारे में उन्होंने कहा, आजकल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लाल डायरी से बहुत डरते हैं, लेकिन वो क्यों डरते हैं? लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। लाल डायरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है। अमित शाह ने कहा कि अगर अशोक गहलोत में दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव में उतरें और दो हाथ कर लें। सहकार किसान सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने हाल ही में चंद्रमा पर लैंड हुए चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने हमारे अंतरिक्ष मिशन को नई गति और ऊर्जा दी है। आज मैं नारे लगाने वालों से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने नारे लगाने के बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो नारे लगाने की नौबत नहीं आती। प्रसिद्ध मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकिंजी ने G20 अर्थव्यवस्थाओं में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत G20 देशों में विश्व की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत के साथ ही चीन और इंडोनेशिया भी टॉप 5 कामकाजी उम्र वाली अर्थव्यवस्थाओं में 3 होंगे। मैकिंजी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति अब पूर्वी
देशों की ओर स्थानांतरित हो रही है। कंपनी ने ये बात G20 अर्थव्यवस्थाओं में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट में कही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दुनिया की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लगता है कि दुनिया एक नए युग के मुहाने पर खड़ी है और आर्थिक शक्ति का केंद्र अब पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। डिजिटल और डेटा संचार की वजह से आज पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भरता पहले से अधिक बढ़ी है। भले ही भविष्य में आर्थिक केंद्रों के स्थानांतरित होने की संभावना है, लेकिन G20 अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में स्थिरता पर अलग अलग रुझान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ऋण अब अपने उच्चतम स्तर पर है। G20 देशों पर ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से अब 300% से अधिक हो चुका है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची हैं और निगीन झील में नाव की सवारी की है। वो जल्दी ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे थे। राहुल की बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी श्रीनगर आ सकते हैं। ये पूरी तरह से निजी पारिवारिक दौरा है और पार्टी के किसी भी नेता के साथ कोई राजनीतिक वार्ता या बैठक नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 26 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चंद्रमा पर वो स्थान जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम छुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा बेंगलुरु में इसरो में हुई, जहां वो ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए शनिवार को पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने का दिन होगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है। वहां इस तथ्य को लेकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। फिर भी दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो की सफलता के पीछे की जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है वो ये है कि पहले दिन से ही नेहरू ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें थीं जो अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे, लेकिन पहले नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय प्रोफेशनल द्वारा डिजाइन, नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए। इसमें वो निश्चित रूप से भाभा, साराभाई, धवन, हक्सर और कई अन्य लोगों से सलाह लेते थे और उनसे प्रभावित थे। नेहरू युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचना के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। फिर भी ये एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।